नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस, अलग अलग जजमेंट्स को हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, एक डिसीजन है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रार के पावर के ऊपर लेके है और मेंबरशिप को लेके है। क्या किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ द पावर दैट हैज बीन कन्फर्म्ड ऑन दी रजिस्ट्रार, वो किसी भी मेंबर का मेंबरशिप हटा के वहां पे किसी दूसरे मेंबर का मेंबरशिप वहां पे डाल सकता है और रजिस्टर में ऐसा रिकॉर्ड कर सकता है? यही जानने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत ही रिसेंट जजमेंट है और ये जजमेंट है रिट पिटिशन 10003 और डिसाइडेड ऑन 16 दिसंबर 2025। तो इस रिसेंट जजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो पर्सन्स है, उनके नाम है नामदेव सूरज सिंह चौधरी वर्सेस नाटू अंबर सिंह पाटिल। तो केस क्या है और ये जो पिटिशन फाइल किया हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 226 क्या है? जहां पे रिट पिटिशन की बात होती है, जहां पे मैंडेटनेस की बात होती है, जहां पे इस टाइप की कोई भी, जहां पे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, वो चीजें डायरेक्टली जो सिटीजन्स ऑफ द इंडिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स व्हेन दे आर गेटिंग अफेक्टेड। तो इस केस में भी जैसे कि किसी एक मेंबर का मेंबरशिप अफेक्ट हुआ, उसकी मेंबरशिप हटा दी गई, तो ही हैड अपोज द ऑनरेबल हाई कोर्ट व्हेन जजमेंट्स जो है, जो डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स आ गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार से और दैट हैज बीन अगेन उसको कंफर्म कर दिया गया डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार से। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रोच किया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को और वहां पे क्या डिसीजन है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या है, यहाँ पे भी जस्टिस अमित बोरकर साहब थे और ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिविजनल जॉइंट रजिस्टर विच हैड बीन ऑलरेडी कंफर्म्ड बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार डेटेड 15/9/2018 का इनका जो जजमेंट है। ठीक है, तो ये मैटर ये है कि ये जो पर्सन है नाटू अंबर सिंह पाटिल, ठीक है, अब इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है। नाटू अंबर सिंह पाटिल ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जिनकी डेथ हो गई 16/8/1981 में इनकी डेथ हो गई। और इनके डेथ के बाद इनकी कोई जो भी हेयर्स वगैरह लीगल हेयर्स है, इनकी कोई द नेम्स ऑफ द लीगल हेयर्स वर नेवर एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी और द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट वेयर नेवर सप्लाइड टू हिम। ठीक है, अब ये इनके पास शेयर सर्टिफिकेट का जो नंबर था 146 to 150 था, ये नंबर्स तो था, मगर ये शेयर सर्टिफिकेट भी होल्डर भी थे, मगर इनको इशू, जो इनको लीगल हेयर्स वगैरह जो भी है, इनको कभी इशू ये हुआ नहीं था। करेक्ट। ठीक, उसके बाद रेस्पोंडेंट नंबर 1 alleged that despite being aware of the legal status as the legal heirs of the deceased member, petitioner managed to get his own name entered in the society records by the deleting the name of the नानू पाटिल। तो ओरिजिनल मेंबर कौन है? नानू पाटिल है। इनके डेथ के बाद 1981 में सोसाइटी के, अभी जहां पे हम बात कर रहे हैं, नामदेव सूरज सिंह चौधरी, इन्होंने अपना नाम वहां पे एंटर करा दिया। ठीक है, और इनका कहना है कि जो एक्चुअल लीगल हेयर्स है, सोसाइटी को यह मालूम था, उनके नाम कहीं पे एंटर नहीं करवाया गया, इनको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, जबकि शेयर सर्टिफिकेट की नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वो नानू पाटिल के नाम पे ही था। ठीक है, सच एंट्री वॉज मेड इन कल्यूजन विद द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। इनके अच्छे रिलेशन थे नामदेव सूरज सिंह चौधरी, इन्होंने मैनेज करके या कुछ तो एडजस्टमेंट करके अपना नाम एंटर करवा लिया है और ये रिलेटिव भी थे चेयरमैन के, इसलिए इनको शायद ये फेवर मिल गया। सो द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स इन फेवर ऑफ द पिटिशनर वाज इलीगल विदाउट ऑथोरिटी एंड इट इज वॉइड। तो इसकी एग्जिस्टेंस बनती नहीं है, ये वॉइड है और इसको खारिज कर देना चाहिए। उस हिसाब से जो इनके जो लीगल हेयर्स है
उनके नाम पे ये आना चाहिए। ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है, मगर उनके बाद जो उनके लीगल हेयर्स है उन्होंने इनके बिहाफ में ये पिटिशन ये लेके गए हैं ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट सोसाइटी भी है और वहां पे रेस्पोंडेंट लिटिगेंट जो है जिनके नाम पे ये कर दिया गया है वो भी लिटिगेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है? सो डिस्पाइट द पिटिशनर्स ऑब्जेक्शन assistant registrar directed the substitution of the respondent number 1। अब substitution of the respondent number 1 कौन है? यहाँ पे respondent number 1 है यहाँ पे। सो नामदेव सूरज सिंह चौधरी, इनका नाम हटा के किनका नाम डाल दिया जाए? इनके लीगल हेयर्स का नाम डाल दिया जाए, ऐसा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने डिसीजन दिया। और जब मैटर फिर ऊपर लेके गए तो वहां पे डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो है उन्होंने भी सेम डिसीजन दे दिया, कंफर्म कर दिया कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने दिया हुआ है वही सही है। ठीक है, सो मेंबरशिप रजिस्टर से इनका नाम हटा दिया जाए। किनका नाम हटा दिया जाए? नावदेव, उनका नाम हटा दिया जाए और इनका नाम जो नानू पाटिल है, उनके जो डिसेंडेंट है, इनके जो लीगल हेयर्स है, इनका नाम डाल दिया जाए। और तब मैटर ऊपर गई है असिस्टेंट रजिस्टर, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्टर और फाइनली इन द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। सो द रिविजनल अथॉरिटी डिविजनल ज्वाइंट रजिस्टर फर्म दी ऑर्डर जो असिस्टेंट रजिस्टर ने दिया हुआ था। ठीक है, अब कोर्ट के सामने दो सवाल है। कौन से वो दो सवाल है? क्योंकि ये जो ऑलरेडी किसी के नाम पे मेंबरशिप है, आप किसका उनका हटा के दूसरे मेंबर का नाम डाल रहे हो, वो भी सब्सिक्वेंटली आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो कोर्ट के सामने दो सवाल खड़े हो जाते हैं। वेदर द रजिस्ट्रार पॉजेस जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट रेज्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1, क्या एक्चुअली रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि किसी का नाम हटा के दूसरे किसी का नाम डाल सकता है? क्या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजन है, ऐसी पावर्स उनको दी गई है कि जहां पे सक्सेशन की बात हो, जहां पे डिसेंडेंसी की बात हो, या जहां पे इस टाइप की मेंबरशिप डिलीट करके दूसरे का नाम इंक्लूजन की बात हो, क्या ये पावर्स उनके पास में है? स्टैट्यूट में ऐसी प्रोविजंस है। एंड इफ सच जुरिस्डिक्शन एग्जिस्टेड, अगर ऐसा सच में है भी, अगर उनके पास ऐसे पावर उसमें दिया भी गया है, तो क्या सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो है, इज इट सपोर्टेड बाय द रिकॉर्ड? ठीक है, तो यहाँ पे जो धाराएं आ जाती है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 की 11 आ जाती है, 22 आ जाती है, 25A आ जाती है। ये जो सेक्शंस ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, इसके बेस पे रजिस्ट्रार को पावर्स दी गई है कि वो डिसीजंस वगैरह कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे इन्होंने ये जजमेंट्स दी हुई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने और डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने। तो इसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि इसके थ्रू से जो पावर्स है, क्या इसके बेस पे ये मेंबरशिप ऐसे चेंज करके दूसरे को मेंबरशिप इंक्लूजन किया जा सकता है ऑन द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये जो दो क्राइटेरियाज थी, अब इसको कोर्ट एग्जामिन करते हुए कोर्ट क्या एनालिसिस कर रही है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 1 जहां पे कंफर्म क्या करता है, ये इसकी जो प्रोविजन है ये बहुत ही नैरो है, बहुत छोटा है। और ये जहां पे रेसिडेंस की बात कर रहा है, जहां पे ऑक्यूपेशन की बात कर रहा है, वो सारी चीजों को डिसाइड करना सेक्शन 11 बताता है। स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन इट अलाउज रजिस्ट्रार टू डिसाइड लिमिटेड, बहुत ही नैरो, बहुत ही संक्षिप्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक रेसिडेंस की बात, ऑक्यूपेशन की बात, स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 22(1) में भी अगर जाएंगे तो मेंबरशिप किन किन बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है उसकी भी बात करता है। बट ये नहीं बात करता है कि आप किसी का नाम हटा के दूसरे का नाम इंक्लूजन करो रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी के अंदर। ठीक है, द प्रोविजन वाज नॉट इंटेंडेड टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स लाइक सक्सेशन की जहां पे बात हो, वैलिडिटी ऑफ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज जहां पे ट्रांसफर्स की बात हो, या एलिगेशंस कौन सा चीज क्या सही है या फ्रॉड है। ठीक है, या कल्यूजन जहां पे किसी के साथ मिली भगत करके अगर आपने ऐसे कुछ कर लिया है, इस टाइप की चीजों को रिक्वायरिंग डिटेल्ड एविडेंस एंड एडजुडिकेशन, जहां पे लंबी उसे स्क्रूटिनी करने की बात है, उसे परखने की बात है एविडेंस के बेस पे, वो
करना ये रजिस्ट्रार का काम नहीं है। ये कहीं पे भी सेक्शन 22(1) में भी नहीं दिया गया है और सेक्शन 11 में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी हम तीनों धाराओं की बात कर रहे हैं जहां पे रजिस्ट्रार के पास में जो पावर्स दी गई है, जिसके बेस पे आप जजमेंट दे रहे हो, उसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं कोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो सेक्शन 22 डील्स विद द सब्सटैंसिव एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबरशिप के लिए जो जो क्राइटेरिया वगैरह चाहिए, उसके लिए डू नॉट ऑथराइज द रजिस्ट्रार टू सब्स्टिट्यूट वंस मेंबर्स फॉर दी अनदर। एक का नाम हटा के दूसरे का डालने का उसमें कोई पावर की बात नहीं है, ओनली मेंबरशिप की बात कर रही है, उसकी क्राइटेरिया की बात कर रही है। तो सेक्शन 22 में भी ऐसी कोई पावर्स नहीं दी गई है। सेक्शन 25A परमिटेड रिमूवल ऑफ द मेंबर, जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है या कोई आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, तो वहां पे ओनली वेयर द डिस्क्वालिफिकेशन और द सीजेशन, आप अगर सोसाइटी से मेंबरशिप भी आपकी खत्म हो जाती है, आप सोसाइटी छोड़ के जाते हो, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन किसी बेस पे मतलब आपका रिमूवल हो जाता है सोसाइटी से, ठीक है, एक्सपल्सन हो जाता है, या किसी का डेथ हो जाता है, या किसी का विल वगैरह या किसी कोई चीज के बेसिस से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है सेक्शन 25A की। यहाँ पे भी ऐसी कोई पावर्स दी नहीं गई है जिसके बेस पे एक मेंबर का नाम हटा के दूसरे का आप इंक्लूजन कर सकते हो इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, was already established under law and do not empower the registrar to adjudicate disputes claiming title or inheritance। किसी के देहांत के बाद किसका वो प्रॉपर्टी होगा, कौन इनहेरिट करेगा, कौन सक्सेसर होगा, इसके राइट्स रजिस्ट्रार को नहीं दिए गए हैं डिसाइड करने के लिए। ये करना कोर्ट का काम है, रजिस्ट्रार का काम नहीं है, नॉट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नॉट DDR, नॉट DJR। ठीक है, अब कोर्ट क्या बोल रही है फाइनली? सो द कोर्ट हेल्ड रेस्पोंडेंट नंबर 1's grievance was founded entirely based on the inheritance and alleged illegality have taken place in 1976। इनका ये बोलना है कि मिली भगत करके होना है और ये इनहेरिटेड इसके बेस पे टिका हुआ है। इनकी रिकॉर्ड्स बेस पे, क्या स्टैट्यूट के बेस पे, लॉ के बेस पे, उसके बेस पे ये टिका नहीं हुआ है। सच इश्यूज इन्वॉल्विंग प्रूफ ऑफ हेयरशिप, एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिंग ऑफ द राइवल क्लेम्स, यहाँ पे दो पार्टीज है और वो अधिकार को लेके, सक्सेशन को लेके, हेयरशिप को लेके जहां पे बात हो रही है, क्लेम हो रही है, प्रॉपर्टी की टाइटल को लेके, शेयर को लेके, उसकी एग्जिस्टेंस को लेके, ट्रांसफर को लेके, इट हैज टू बी, it could not be decided within the limits of the summary jurisdiction under section। summary jurisdiction में छोटी छोटी चीजें हैं वो रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा, जो बड़ी चीजें हैं वो कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 11 के अंडर में, 25A के अंडर में, सेक्शन 22 के अंडर में डिसाइड नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रार के पास, ऐसे जहां पे उसके पास समरी जुरिस्डिक्शन है, इस टाइप की चीजें वहां पे डिसाइड नहीं होगा, कोई ऑर्डर सेशन नहीं निकलेगा। Even though the assistant registrar has expressed doubts about the authenticity of the documents produced by the petitioner। ठीक है, petitioner कौन है? नामदेव सूरत सिंह चौधरी, जिनका नाम हटा के अभी नानू पाटिल जो है, इनके या इनके जो लीगल हेयर्स है, इनके नाम डालने की बात हो रही है। ऐसे ऑर्डर्स जो निकली हुई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डाउट था कि इनको जो मेंबरशिप दी गई थी, मगर इसके बेस पे ये अथॉरिटी आपको नहीं मिलती है कि आप अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, आपकी जो लायबिलिटी है, आपकी जो पावर्स है, उससे क्रॉस करके कुछ और ऐसे जजमेंट दे दो। तो ये भी आपने एक्सीड किया अपने पावर को, तो ये भी आपको करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। दो आपको डाउट था उनके डॉक्यूमेंट्स पे, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। Reliance on the bylaw number 6 and did not have any respondents case of the residence was not foundation of the claim। Succession validity of old transfer are required to be adjudicated by a competent forum capable of recording evidence and conducting a full trial। जहाँ पे प्रॉपरली ऐसे ट्रायल होगा, जहाँ पे दलील होगा, जहाँ पे एविडेंस रखा जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा, और ये सारे होने के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही ओनली डिसाइड कर पाएगी और वही
इस टाइप की मेंबरशिप में किसकी फिर इंक्लूजन करना है, किसका डिलीशन करना है, ऐसे जजमेंट या वर्डिक्ट दे पाएगी। ये रजिस्ट्रार के पर्व्यू के अंदर में नहीं आता है। ठीक है। सो कोर्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है ये क्या करता है, पार्टली अलाउड द पिटिशन। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। कहां तक ठीक है? कोर्ट सेट असाइड डीजेआर's ऑर्डर, तो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार और जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है इनके जो भी ऑर्डर्स थे, जो कंफर्मेशन था, इनको कोर्ट हटाती है। इन सो फार इट अफर्म द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 1 नेम इन द मेंबरशिप रजिस्टर। तो मेंबरशिप रजिस्टर में जहां पे ऐसे डिलीशन इंक्लूजन की बात है वहां तक हम इसे एंटरटेन करते हैं, वहां तक हम इसे अलाउ करते हैं, क्योंकि इनका नाम था तो इनका रहेगा। और इनका जो बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने और डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार ने बोला कि नहीं अभी हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इनका हटा के इनका नाम अभी नानू पाटिल और उनके जो डिसेंडेंट है, लीगल हेयर्स है, इनका नाम हम इंक्लूजन कराते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जिसका नाम था उसका नाम फिर से वापस जाएगा। ठीक है। Quash the assistant registrar order directing the entry of the respondent number 1 in place of the petitioner and directed society to restore the membership register to the position existing before prior to 15/9/2018 से पहले जैसा था वैसा फिर से वापस। ठीक है। और कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ये जो डिसीजन दे दिया, चलो ये तो डिसीजन पार्शियली हो गया, इस चीज को इन्होंने अलाउ किया, बट कोर्ट ये नहीं बोल रही है कि वैलिडिटी ऑफ इनका जो सक्सेशन हुआ है या इनका जो नाम का जो इंक्लूजन हुआ है, जो इनकी ये एक्चुअली लीगल हेयर है, उनका नाम होना चाहिए, सक्सेशन में ये आते हैं नहीं आते हैं। सो कोर्ट क्लैरिफाइड इट हैड नॉट एडजुडिकेटेड अपॉन मेरिट्स ऑफ द टाइटल और द सक्सेशन और एक्सप्रेसली left those issues open to be decided by a competent forum in accordance with the law। ठीक है। अब इनकी एक्चुअल में नामदेव सूरज सिंह चौधरी, इनका नाम तो अब वापस फिर से डाल दो रिकॉर्ड्स के अंदर, सोसाइटी के जो रजिस्टर है, और इनका नाम हटा दो। ठीक है। मगर कोर्ट इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि ये एक्चुअल वारिस है, इनका एक्चुअल राइट्स है, या इनकी एक्चुअल इनका नाम उसमें चढ़ना चाहिए। ये डिसाइड करना कॉम्पिटेंट फोरम जो भी होगा, आप वहां पे जाइए और वहां पे वो डिसाइड करेंगे। कोर्ट यहाँ पे ओनली ये डिसाइड कर रही है कि रजिस्ट्रार का पावर क्या है, क्या रजिस्ट्रार के पावर के अंदर किसी का नाम हटाना और उसमें दूसरे का नाम डाल देना, क्या वो पावर के अंदर में आता है या नहीं है। तो वो पावर के अंडर में नहीं आता है। जो समरी पावर्स है रजिस्ट्रार के पास में, उस पावर के अंदर ये नहीं आता है। और बाकी इनकी लीगल वैलिडिटी क्या है, इनका सक्सेशन के हिसाब से क्या बनता है, वो कॉम्पिटेंट फोरम डिसाइड करेगा, वो वर्डिक्ट देगा, उसका ऑर्डर अलग से निकलेगा। तो पार्शियली कुछ ये जजमेंट है और पार्शियली आगे जाके दूसरे कुछ जजमेंट निकल सकते हैं। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।